न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। न्यूक्लियस सारे ऑर्गेनल्स को कैसे काम करना है और क्या काम करना है सारे इंस्ट्रक्शंस देता है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। इस मेम्ब्रेन को हीलिक्स भी कहा जाता है। जैसे सेल के पास साइटोप्लाज्म है, मतलब कि सेल का खुद का फ्लूइड है, वैसे ही न्यूक्लियस में भी जेली लाइक फ्लूइड है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनल्स भी हैं जिसे न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं। ऑर्गेनल्स के स्वरूप में डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस में है। डीएनए हमारी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और लिपिड बनाने की, प्रोटीन बनाने की और सभी प्रोसेसेस की इंस्ट्रक्शन भेजता है। आरएनए डीएनए के द्वारा भेजी गई इंस्ट्रक्शन को सेल ऑर्गेनल तक पहुंचाता है। इस प्रकार से न्यूक्लियस सारे सेल ऑर्गेनल्स को और सेल को कंट्रोल करता है। सेल का काम न केवल प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि सेल को पर्टिकुलर शेप देना, डेवलप करना और आयु होने पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन में भी मदद करता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीज़न के वक्त क्रोमोसोम की मूवमेंट सेंट्रोसोम करवाता है। सेंट्रोसोम के पास सिलेंडर रूप स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग सेंट्रियोल भी कहते हैं। सेंट्रियोल क्रोमोसोम की मूवमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री माना जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाने का काम करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और उसकी ट्यूब्यूल्स से सेल के अंदर जाने वाले ऑर्गन्स और सेल जो ऑर्गेनल जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसे बाहर भेजने का, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ये काम करते हैं। माइक्रोफिलामेंट में कुछ ऐसे फिलामेंट्स हैं जो सेल का स्ट्रक्चर बदलने में मदद करते हैं, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन, जो कि सेल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं। ये सेल की मूवमेंट को भी पैदा करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एपोप्टोसिस की। एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम सेल डेथ। सेल की कुछ आयु होने पर सेल खुद ही डिस्ट्रॉय होता है। इस प्रक्रिया को सेल एपोप्टोसिस कहा जाता है। ये सेल होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लगभग हर रोज़ हमारा बॉडी 10 मिलियन से भी ज़्यादा सेल प्रोड्यूस करता है। सामने 10 मिलियन सेल डिस्ट्रॉय भी करता है। तो इस प्रकार से सेल काउंट को मेंटेन रखने के लिए एपोप्टोसिस मदद करता है। एपोप्टोसिस हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एपोप्टोसिस की बदौलत हमारे शरीर को आकार मिलता है, जैसे कि उंगलियों में एपोप्टोसिस के कारण हर उंगली के बीच में जगह है। नाक में 2 पोल हैं तो वो भी एपोप्टोसिस के कारण ही है। जबकि अगर हम डीप स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूरॉन के बीच में आए हुए साइनेप्स वो भी एपोप्टोसिस की ही देन है। जब किसी बालक का जन्म होता है तब बहुत सारे न्यूरॉन बनते हैं। उनमें से 50% न्यूरॉन एपोप्टोसिस के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाकी के 50% पूरे जीवन भर कार्यरत होते हैं। अब हम लोग सेल डिस्ट्रक्शन नेचुरली नहीं लेकिन
ट्रोमा, इंजरी, केमिकल या फिर किसी और वजह से होने वाले सेल डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे, जिन्हें हम लोग नेक्रोसिस भी कहते हैं। यदि कोई ट्रोमा, केमिकल इवेंट या फिर कोई रेडिएशन की वजह से किसी सेल की डेथ होती है तो वो कुछ ऐसे केमिकल को रिलीज़ करता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन की वजह से आसपास के सारे सेल कंप्रेशन में आ जाते हैं, मतलब कि आसपास के सारे सेल दब जाते हैं। उसकी वजह से उन सेल को ब्लड नहीं मिल पाता है। ऐसी कंडीशन में सेल डेथ होती है, तो इस सेल डेथ को हम लोग नेक्रोसिस कहेंगे। एपोप्टोसिस हो या फिर नेक्रोटिक डेथ, ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई या फिर पैरासाइट के द्वारा हुई सेल डिस्ट्रक्शन दूर होने से सेल को, मतलब कि हमारी बॉडी की हेल्थ बढ़ती है और नए सेल को बॉडी में एग्जिस्ट करने के लिए जगह भी मिलती है। तो इस प्रकार से सेल डेथ, भले ही वो एपोप्टोसिस के द्वारा हुई हो या फिर नेक्रोटिक के द्वारा, दोनों ही हमारी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सारी बातें सेल ऑर्गेनेल्स और एपोप्टोसिस के बारे में थी।